तो क्या इस देश में लोकतंत्र सुरक्षित है? पर ये बात कोई उठाना ही नहीं चाह रहा, इस पर कोई बात करना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि जो बुद्धिजीवी इस पर बात कर सकते थे उनकी आवाजों को दबा दिया गया है, या कुछ बुद्धिजीवी अब डर की वजह से बात नहीं कर रहे हैं। सबको दिखाया जा रहा है ईडी आ जाना या किसी झूठे केस में फंसा देना। अगर तुम्हारे ऊपर ईडी का केस नहीं लग सकता तो कुछ नहीं है, कुछ ऐसा केस बना दो, लड़कीबाजी वाला ही केस बना देंगे। कितना मुश्किल है। आजकल फिल्मों में देखते हो ना, एक व्यक्ति जिसकी छवि बिल्कुल साफ हो उसके ऊपर लड़कीबाजी का आरोप लगा दो। तो जब सच्चाई बोलने वाले चुप हो जाते हैं तो उस देश में जो जनसंख्या पनपती है उस प्रजाति को मैं चुलगोजा प्रजाति कहता हूँ। तो अब भारत में चुलगोजों की संख्या बढ़ती जा रही है। चुलगोजा एक प्रजाति है जो गधों को अपना पूर्वज मानते हैं। गधों के सभी लक्षण इन चुलगोजों के अंदर होंगे और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है चुलगोजों की कि उनके आकाओं के द्वारा कोई भी काम किया जाए, भले ही वो राष्ट्र विरोधी हो, पूरी तरह से गलत हो, इन चुलगोजों का ये धर्म होता है कि उस काम को सही ठहरा देना, फिर चाहे उस निर्णय की वजह से पूरा देश ही गर्त में क्यों ना चला जाए। नोटबंदी हुई इस देश में, सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि उस नोटबंदी से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। और अगर एक बार नोटबंदी करने से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था मुझे 50 दिन का मौका दो, अगर मेरी नीयत में कोई खोट निकले तो मुझे चौराहे पर आकर सजा देना, मैं चौराहे पर खड़ा हो जाऊंगा। अगर कहां गए वो प्रधानमंत्री जी के बातें? मुझे तो पूरी तरह से खोट दिख रही है। अर्थव्यवस्था चरमरा गई है जब से ये नोटबंदी हुई है, और अगर इसमें कोई कमी नहीं होती तो लोग लाइन में नहीं लगते। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था ये। और अगर नोटबंदी इतना ऐतिहासिक फैसला था तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी रैली में नोटबंदी का जिक्र करने से नहीं चूकते। जिस प्रकार से वो राम मंदिर का जिक्र करने से नहीं चूकते, 370 का जिक्र करने से नहीं चूकते, एयर स्ट्राइक का जिक्र करने से नहीं चूकते, वैसे ही नोटबंदी का जिक्र करने से नहीं चूकते आप, क्योंकि वो निर्णय आपका गलत था। अब चुलगोजों का धर्म है उस गलत निर्णय को सही ठहराना। ये चुलगोजे आपको न्यूज एंकर के रूप में मिलेंगे या गली मोहल्ले में युवा नेताओं के रूप में इनकी पहचान की जा सकती है। और अगर ये नोटबंदी का निर्णय सही था तो वापस से 2000 के नोट, गुलाबी नोट क्यों बंद किए गए? और मेरा प्रश्न तो ये है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जब 2016 में नोटबंदी हुई तो आपने आकर बोला था 8 बजे से कि रात को 12 बजे से ये लीगल टेंडर नहीं होंगे 500 और 1000 के नोट। और जब दूसरी बार नोटबंदी यानी 2000 का नोट बंद किया गया तो फिर आपने आकर जनता को संबोधन क्यों नहीं किया? अगर पहली बार शुरुआत आपने की थी तो फिर अंत भी आपको करना चाहिए था। स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हुई है, नियत में खोट है। पर यह बात उठाने के लिए आपके पास प्रमाण होने चाहिए। दूसरा, अगर आप इस प्रकार की बातें करोगे तो हो सकता है ये मेरा अंतिम वीडियो हो, पर मैं थक गया हूँ इस सड़े हुए सिस्टम से। जो मेरे साथ हो सकता है आप कीजिए। इन चुलगोजों को ये लगता है कि जो वर्तमान बीजेपी सरकार है ये हिंदुत्व की हितैषी है, गरीबों की हितैषी है, महिलाओं की हितैषी है। तो क्यों ना पहले इसी पर बात कर ली जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर हम बात करेंगे बाद में। क्या सच में ये सरकार हिंदुत्व की हितैषी है? जब अयोध्या में राम मंदिर बना था तो हिंदू धर्म के जितने धर्म गुरु थे वो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे और तथाकथित नेता मंदिर के अंदर पूजा कर रहे थे। अगर ये हिंदू के हितैषी होते तो धर्म गुरुओं को मौका देते भगवान राम की पूजा करने के लिए। भगवान राम का मंदिर अधूरा था, प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई, अब उसके ऊपर कलश बनेगा तो मजदूर उस कलश पर पैर रखेगा, वो पैर कलश पर नहीं भगवान के सिर पर माना जाएगा। हमारे भगवान का अपमान हो रहा है। कैसे बोल सकते हो कि ये हिंदू हितैषी है? और सबसे बड़ी बात कि जिस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज हो, जिस देश में महाराणा प्रताप, राणा सांगा जैसे वीर हुए हो, उस देश में किसी से हिंदू के संरक्षण की बात करनी पड़ेगी हमको? हमें किससे डर? ये देश हिंदुस्तानियों का है, किसके संरक्षण की बात कर रहे हो? हमारे घर में घुसकर ये हमको कोई धमका दे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ये माहौल बनाया जा रहा है, ये माहौल बनाया जा रहा है। ना हम तब दबे थे ना हम अब दबेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट बोलता हूं कि ये सरकार हिंदू का चोला उड़कर केवल अपनी राजनीति कर रही है, नहीं तो इन धर्म गुरुओं का अपमान नहीं होता। कुछ लोग जो बोलेंगे कि ये सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है। अरे मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, फिर बाद में मोदी जी ने उस तिहाड़ी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि क्या आप पकोड़े तलने को रोजगार नहीं मानेंगे? 2 करोड़ से पकोड़े पर आ गए। कैसे मान लूं कि ये सरकार युवाओं के लिए काम करना चाहती है? माननीय मोदी जी, रोजगार और आजीविका में अंतर होता है। पकोड़े तलने से आजीविका चलती, उसे रोजगार नहीं कहते। और अगर ये देश सच में युवाओं की चिंता करता तो जो सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया चल रही है, जो कि ज्यादा लंबा नहीं जाएगी, क्योंकि अब टेंडर प्रथा शुरू हो चुकी है चंदे की वजह से, इसीलिए तो सरकारी नौकरियां निरंतर कम होती जा रही हैं। और प्राइवेट में नौकरियां कैसे निकलती हैं वो सबको मालूम है। पर जितनी भी सरकारी नौकरियां निकल रही हैं उसमें भारत का प्रत्येक युवा या तो वैकेंसी बढ़ाने के लिए धरने पे जाता है, या रिजल्ट निकालने के लिए धरने पे जाता है, या फिर पेपर लीक हो जाए इसलिए धरने पर जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना मिल रही है। कैसे मान लूं ये सरकार युवाओं की हितैषी है?
जिस सरकार को इस देश के युवा की पीठ थपथपानी चाहिए, वही सरकार सत्ता में आने के बाद जब ये युवा अपने आवाज उठाने के लिए दर पे जाते हैं तो उनकी पीठ पर लाठियां भांज दी जाती हैं। कैसे बोल दूं कि ये सरकार युवाओं की हितैषी है। कुछ लोग अजय बोलेंगे गरीबों के कल्याण किया है। मैं मानता हूं इस बार बजट में एमपीआई के द्वारा 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। मोदी जी ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को अनाज इसलिए दे रहे हैं जिससे कि वापस वो गरीबी में ना आ जाए। मोदी जी मैं क्लियर कर दूं, 80 करोड़ जो अनाज दे रहे हो आप, उससे भुखमरी दूर होती है, गरीबी नहीं। तो 80 करोड़ अनाज का मतलब है कि भारत में 80 करोड़ लोग भुखमरी के स्तर पर हैं, जो गरीबी से भी खतरनाक स्थिति होती है। गरीबी दूर करने के लिए आप एमपीआई का इस्तेमाल कर रहे हो, जिसमें कई आयाम होते हैं। अनाज भुखमरी का सूचक है, गरीबी का नहीं। तो अगर आप 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हो तो आप ये पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हो कि देश में गरीबी से भी बदतर हालत है, भुखमरी की। और रही बात गरीबों की, तो गरीबों की स्थिति कभी प्लेटफॉर्म पर जाना, रेलवे प्लेटफॉर्म पर जनरल डब्बों में समझ में आएगा कि भेड़ बकरियों की तरह भरकर जाते हैं डब्बों में। बुलेट ट्रेन चलाने वाला यह देश 4 जनरल डब्बे नहीं जोड़ पा रहा है। छठ पूजा होती है बिहार की, जानवरों की तरह भर के जाते हैं ट्रेन में, 2 एक्स्ट्रा ट्रेन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कैसे मान लूं ये सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। और चिलगोजों की संख्या ज्यादा है, वो तो महिमा मंडल करेंगे कि ये सरकार किसानों की हितैषी है। अरे जिस सरकार में 2-2 बार किसान आंदोलन करें और सरकार उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है, बाद में सरकार फिर थूक कर चाट ले, वो बात अलग है। झुकना पड़े वो बात अलग है। लेकिन एक तरीका होता है कि तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई आ रहा है। इस सरकार की ये हालत है कि अगर युवा किसी संस्था के दरवाजे पर जाए, जैसे मध्य प्रदेश पीएससी में युवा आयोग के सामने धरना देते रहे, कोई भी अधिकारी बात करने नहीं आया। किसान भी धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अधिकारी कोई आए बात कर ले, एक बार क्या समस्या है अपना ज्ञापन दे दे, आप उनको कन्विंस कर लो। अगर कन्विंस नहीं कर पा रहे तो तुम इसका मतलब उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हो, केवल अपने मन की बात सुनाने में लगे हुए हो। ऐसी मन की बात को अचार डालेंगे अगर तुम सामने वाले मन की बात नहीं सुनना चाह रहे हो। आंदोलन पर बैठा है किसान, कैसे मान लो ये सरकार किसान की हितैषी है। अब चिलगोजे बोलेंगे नहीं ये सरकार तो महिलाओं की सुरक्षा करती है। महिलाओं की सुरक्षा? जिस सरकार में सांसद के ऊपर पहलवानों के शोषण का आरोप हो, उसका बाल बांका नहीं हो रहा है, कैसे मान लूं ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा करे? मजाक चल रहा है क्या महिलाओं के मामले में? अरे हौसी हैं ये लोग तो। बीजेपी के आईटी सेल के 3 छर्रे, इनके फोटो आप देख पा रहे हो, बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो हैं। आईआईटी बीएचयू लड़की के साथ बलात्कार किया था, 60 दिन तक यूपी पुलिस पकड़ नहीं पाई। वो यूपी पुलिस जो रातों रात भैंस ढूंढ लाती है। वो इन हरामखोरों ने मध्य प्रदेश में प्रचार किया था, चुनाव के बाद इनको पकड़वाया गया। कैसे मान लूं ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। बिल्किस बानो में 11 आरोपी रिहा हुए, गुजरात में इन हरामखोरों को माला पहना के स्वागत किया गया। मैं कैसे मान लूं ये सरकार महिलाओं की सुरक्षा कर रही है। इसी सरकार में ये भालू जैसा दिखने वाला हैवान, इस हरामखोरों ने बलात्कार किया है, अपने आप को धर्मगुरु बोल रहा है। ये पैरोल पर बाहर आता है वो सरकार की संरक्षण में, क्योंकि ये खड़ा होकर जहां भी बोलेगा तो इसको मानने वाले कई सारे चुलगौजे हैं। तो लगता है भगवान आ गए, भगवान बोलेंगे इसको वोट दो, इसका भी काम, सामने वाली पार्टी का भी काम। चुलगौजे बोलेंगे नहीं स्टार्टअप के लिए किया है, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया भारत में पेटीएम के धड़ल्ले उड़ गए, बाइजू रोड पर आ गया। ये जो यूनिकॉर्न नई नई बनी है, अनअकैडमी या फिर ये फिजिक्स वाला, इनके भी लंबे दिन नहीं है, फेफड़े बाहर आने वाले हैं। क्योंकि इस देश में जब चंदा दो ठेका लो प्रोसेस चल रहा है, तो बड़े बड़े उद्योगपति छोटी मोटी मछलियों को पनपने ही नहीं देंगे। वो चाहते हैं कि सब काम हम ही कर लें, चड्डी बनियान से लेकर हेलीकॉप्टर हम ही बेचें, दूसरा कोई डेवलप ही ना हो पाए। सरकार भी उसके सहयोग में खड़ी हुई है। 13 मार्च को रिपोर्ट आएगी एसबीआई की, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसने किसको कितना चंदा दिया है और बदले में सरकार ने उनको क्या दिया है। अगर इसमें सरकार कोई बीच में बदमाशी नहीं करती है, बदमाशी तो करेंगे, प्रकृति ही बदमाशी की है। तंड बंड करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। अब चूंकि इनके चेहरे सामने आ रहे हैं, अब कितने सामने आएंगे वो ठीक है, ये भी हो सकता है मेरा ये अंतिम वीडियो, औकात से ज्यादा बोल रहा हूं मैं। ये लाला रामदेव भगवा कपड़ा पहनकर पूरे भारत को मूर्ख बना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तेरे प्रोडक्ट में मिलावटी सामान है। इंसान मिलावटी है, दिखता नहीं है। ये कभी अपने को पंडित कहता है, कभी अपने आप को ओबीसी कहता है। नंबर 1 का झूठा आदमी है ये, इससे बड़ा झूठा ही नहीं हो सकता कोई। तो जिस देश में पाखंडी झूठे भगवा पहन रहे हो, भगवा का अपमान है, इसके ऊपर भगवा शोभा नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से।
नहीं, इस देश में लोकतंत्र की रक्षा हो रही, भारत लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र की रक्षा, चंडीगढ़ का चुनाव हुआ था, ये रहा लोकतंत्र का हत्यारा। क्या कर लिया इसके लिए? सरेआम इसने धांधली की, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, कुछ हुआ इस देश में? नहीं नहीं, ये सरकार, बोलने की स्वतंत्रता बोलने की स्वतंत्रता है सरकार में? अरे चुलगोज हो, इनको देखो दलालों को। ये वो दलाल हैं, किसी की पार्टी हो, मान लो अभी कांग्रेस होती तो ये कांग्रेस के तलवे चाट रहे होते, बीजेपी है तो बीजेपी के तलवे चाट रहे हैं, फिर कोई पार्टी आएगी उसके इनका काम ही है तलवे चाटने। इनके जो बच्चे पल रहे हैं वो तलवे चाट के ही पल रहे हैं, ये न्यूज एंकर थोड़ा ना, ये दलाल हैं। इनसे मुझे शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत है ऐसे लोगों से जो बुद्धिजीवी हैं, जो यूट्यूब पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। चिलगोजे बोलते हैं कि यह सरकार पारदर्शी सरकार है, पारदर्शिता लाती है। पारदर्शिता ये क्या होता है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया है, ये बहुत बड़ा धब्बा है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो असंवैधानिक घोषित किया है, ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। कई सारे इसमें परिवर्तन किए गए, संशोधन किए गए, एक्ट में बहुत सारे संशोधन किए गए, इसे एक मनी बिल की तरह पेश किया गया, राज्यसभा की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि धांधली करना था। मोदी जी ने दाढ़ी इसलिए बढ़ाई जिससे तिनका आ पाए दाढ़ी में। दाढ़ी में तिनका है मोदी जी के, अगर मोदी जी की दाढ़ी में तिनका नहीं होता तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाता। मोदी जी की दाढ़ी में तिनका नहीं होता तो पीएम केयर फंड का एक एक हिसाब दिया जाता। बोले नागरिकों को हिसाब नहीं देंगे, क्यों नहीं दोगे? मैंने भी 2100 रुपए दिए हैं, मुझे मालूम होना चाहिए कि तुम 2100 रुपए मेरे कहाँ खर्च करने वाले हो। चंदा मांग रहे हो जनता से, और जनता को नहीं बताओगे, होशियार ज्यादा समझ रहे हो अपने आप को, तो आपके ऊपर आरोप लगना स्वाभाविक है। अरे हमाम में सब नंगे होते हैं मोदी जी। अब आप ईमानदार हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, पर उसके लिए जिगर चाहिए। 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, मन की बात करते हुए घूम रहे हो। दूसरों की मन की बात आप कब सुनोगे? इस देश को अगर विकसित बनाना चाहते हो 2047 तक, तो पारदर्शिता केवल किताबों में नहीं, हकीकत में होनी चाहिए। जमीन पर आकर धरातल पर काम कीजिए। पर जिस प्रकार से आपने सिस्टम बनाया हुआ है, जिसमें एक तानाशाह का लक्षण दिख रहा है, वो निश्चित तौर पर इस देश को विकसित नहीं बना सकता। हाँ, चिलगोजों के लिए विकसित हो जाए तो बात अलग है। पारदर्शिता की बात करते हो आप, जो ये सेल्फी पॉइंट बनाते घूम रहे हो सभी जगह, जब इसके लिए आरटीआई निकलवाया गया तो मालूम चला कि रेलवे स्टेशन पर जो सेल्फी पॉइंट बने उसका खर्चा रेलवे मंत्रालय उठा रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्या विशेष है इसमें? और जहां भी आपका अखबार में फोटो, पेट्रोल पंप पे फोटो, सेल्फी पॉइंट पे फोटो, इससे अच्छा अगर आप काम कर लो धरातल पर तो दिल में फोटो आ जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है मोदी जी कि आपको लोगों के दिल में आना है या फिर आपको फोटो में आना है। नितिन सेठी की रिपोर्ट था, उन्होंने पहले कहा था कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये असंवैधानिक घोषित होने चाहिए, और 5 सदस्य की इस पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको आज असंवैधानिक घोषित कर दिया। 15 मार्च का समय है, अब देखो क्या होता है, सरकार कितना करती है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड का सबसे ज्यादा जो चंदा आया है वो बीजेपी को आया है, लगभग 6,500 करोड़ रुपए। वो स्पष्ट दिख रहा है ना धांधली। अब जो सरकार अगर सत्ता में है तो फिर वो स्वाभाविक है कि उन लोगों को लुटाएगी ना जो ऊपर बड़े बड़े उद्योगपति हैं। क्या मोदी जी ईमानदार हैं? आप कमेंट करके बताइए। मेरा प्रश्न है, क्या मोदी जी ईमानदार हैं? अगर मोदी जी ईमानदार होते, ये तब कहा जा सकता था जब उन्हें चीजों की जानकारी नहीं है। मैं मोदी जी की ईमानदारी पे इसलिए शक कर रहा हूं कि एक बार अजीत पवार के लिए उन्होंने कहा था कि ये व्यक्ति भ्रष्ट है, और उसके 3 या 4 दिन के बाद उसी अजीत पवार को पार्टी में शामिल कर लिया गया। इसका मतलब मोदी जी के नाक के नीचे ये सब हो रहा है। अगर आप उस कार्य में संलग्न हैं तो आप भी भ्रष्टाचारी हैं। आप भ्रष्टाचारी तब बड़े हो जाते हैं जब आप ईमानदारी का ढोंग करते हैं और भ्रष्टाचार कर रहे होते हैं, तब आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं होता। बीजेपी क्या वॉशिंग मशीन है? पार्टी के नेतृत्व कर रहे हो आप, अगर प्रधानमंत्री हो तो लात मार के निकालो ऐसे लोगों को, जेल में डालो। नहीं, अजीत पवार सिंचाई घोटाला बीजेपी में शामिल, एविएशन घोटाला प्रफुल्ल पटेल बीजेपी में शामिल, महाराष्ट्र सदन घोटाला छगन भुजबल बीजेपी में शामिल, हसन मुशर्रफ शुगर मिल घोटाला बीजेपी में शामिल, हाउसिंग घोटाला नारायण राणे बीजेपी में शामिल। तो मैं कैसे मान लूं मोदी जी की आप ईमानदार हो? हमाम में तो सब नंगे हैं, हो तो आखिरकार आप भी राजनेता। बस धर्म की अफीम चटाती है चिलगोजों को। शुक्र है कि मैं उन चिलगोजों में शामिल नहीं हूं। यह देश मेरा भी है, अगर इस देश में कुछ गलत होगा तो मैं बोलूंगा। मैं किसी के बाप से नहीं डरूंगा।